अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक मुख्तसर मजमून। आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर मजमून और अब्दुल हलीम शरर की हालात ज़िंदगी और इनका लिखा हुआ मजमून देहात की ज़िंदगी। आज मैं सारे क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब और सारे मजमून आपको अच्छी तरह समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करवाऊंगी। अगर आप हमारे वीडियो में मेरे साथ बने रहें तो पूरी तरह सबक अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। एक बार इस वीडियो को इत्मीनान से देख लें, आपको इम्तिहान में कोई मुश्किल नहीं होगी। एक एक सवाल के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जितना मेहनत दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं, उर्दू में भी थोड़ी मेहनत करें ताकि आपके नंबर पूरे आएँ, उर्दू भी अच्छी तरह पढ़ें। आइए शुरू करते हैं मुख्तसर मजमून। पहले हम समझेंगे कि मुख्तसर मजमून क्या है, फिर अब्दुल हलीम शरर की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी का आगाज़ सर सैयद से होता है। आगाज़ यानी शुरू करना। किसने शुरू किया मुख्तसर मजमून को? सर सैयद अहमद ख़ान ने। उन्होंने इस सिर्फ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। समाजी इस्लाह यानी समाज को दुरुस्त करने के लिए, समाज को सही करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे मजमून लिखने शुरू किए और इसको एक वसीला, एक जरिया बनाया। वसीला यानी जरिया बनाया। इसके बाद मजमून निगारी भी एक सिन्फ की हैसियत से राइज हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मजमून निगारी भी राइज हो गई सिन्फ की हैसियत से। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फलसफियाना और दिगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। हाली शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फतेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, महफूज अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा गुलाम सैयदीन वगैरह उर्दू के अहम मजमून निगारों में शुमार होते हैं। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। हमने सबसे पहले सबक में इंशाइया पढ़ा है कि इंशाइया क्या होता है। इंशाइया और मजमून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इंशाइया में क्या करते हैं कि थोड़ा सा मज़ाह और तंज़ या खुशमिजाजी का रंग होता है, लेकिन मजमून सादा होता है। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। इंशाइया और मजमून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन आमतौर पर इंशाइया में मज़ाह और तंज़ या जोश या खुश मिजाजी का रंग होता है। इंशाइया जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तंज़, थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बात होती है। और इंशाइया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। आइए अब हम पढ़ेंगे अब्दुल हलीम शरर और इनकी हालात ज़िंदगी। हमें अपने राइटर के बारे में, अपने मुसन्निफ के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें एक आप लोगों को ज़रूर लिखने आएगा किसी भी मुसन्निफ की शायर हालात ज़िंदगी। तो ये अब्दुल हलीम शरर हैं। 1860 से 1926। 1860 में इनकी पैदाइश है और 1926 में उनका इंतकाल हुआ। पढ़ते हैं। अब्दुल हलीम नाम और शरर तखल्लुस था। अब तखल्लुस तो आप जानते हैं कि कोई भी शायर या मुसन्निफ अपने नाम में जो ख़ास लिखने के लिए नाम लगाते हैं उसे तखल्लुस कहा जाता है। वो लखनऊ में पैदा हुए और इनकी इब्तिदाई तालीम लखनऊ में हुई। बाद में इनके वालिद हकीम तफज्जुल हुसैन ने इनको कलकत्ता मुटिया बुरुज बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाजमत में थे। उनके वालिद साहब क्या थे? वाजिद अली शाह जो नवाब थे उस वक्त, उनकी मुलाजमत में। अहले इल्म का भी अच्छा मजमा था। शरर की इल्मी नशोनुमा यहीं से हुई। नशोनुमा यानी जड़ जो शुरुआत हुई यहीं से हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अरबी में महारत हासिल कर ली। 1870 में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा। लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशगला बराबर जारी रखा। मुख्तलिफ अहले कमाल से फैज़ हासिल करते रहे। लखनऊ आकर शरर ने क्या किया? इल्मी मशगला यानी इल्म में मशगूल रहे, इल्म जारी रखा और मुख्तलिफ अहले कमाल से फैज़ यानी फ़ायदा हासिल करते रहे। 1879 यानी 79 में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली गए।
दिल्ली पहुंचकर शरर ने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तसनीफ व तालीफ का सिलसिला भी शुरू किया। तसनीफ व तालीफ यानी लिखना, किताब लिखने का और पढ़ने का काम उनका जारी रहा। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 में उन्होंने अवध अखबार की मुलाजमत कर ली, जिसमें बराबर मज़ामीन लिखते रहे। मजमून की जमा क्या हो गया? मज़ामीन। 1887 में शरर ने अपना रिसाला दिलगुजाज जारी किया। कुछ दिनों के बाद इस रिसाले में इनके नावल मलिकुल अजीज, वर्जना, हुस्न, अंजेलिना, मंसूर, मोहना, किस्तवार शाये होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से इनको हैदराबाद जाना पड़ा। यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ सिंध लिखनी शुरू की। क्या लिखा उन्होंने? तारीख़ सिंध यानी सिंध की तारीख लिखनी शुरू की। नवाब वाक़िरुल अमरा ने इनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1893 यानी 1893 में इंग्लिस्तान भेज दिया, जहां 3 साल तक क़याम रहा और उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान भी सीख ली। वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदाज जारी किया। 1909 में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यहीं वफात पाई। उन्होंने कहा वफात पाई? लखनऊ में। आइए आप कहानी पढ़ते हैं। अच्छा, ये बाकी अभी अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीखी नावल की इब्तदा की। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मंजूम ड्रामा भी था। गुज़श्ता लखनऊ नामी के किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहजीब का बहुत दिलचस्प और मालूमात अफरोज मरक़्क़ा पेश किया है, यानी उसकी बहुत अच्छी तस्वीर पेश की है। आइए अब उनका लिखा हुआ मजमून, अब्दुल हलीम शरर की लिखी हुई मजमून देहात की ज़िंदगी पढ़ते हैं। देहात की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। शहर की ज़िंदगी में 2 कमरे का घर होता है और हमारी सारी दुनिया इसी में सिमटी होती है। दिन भर हम इसी 2 कमरे में गुजार देते हैं, या बाहर हल्ले गुल्ले वाली ज़िंदगी होती है, ट्रैफिक, गाड़ी, शोरगुल, यही होता है। लेकिन देहात की ज़िंदगी क्या होती है? बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। साफ़ सुथरा माहौल होता है, खेत होते हैं हरे भरे, खूबसूरत बाग बगीचे होते हैं। सुबह का समा बहुत अच्छा होता है। जब लोग सुबह खेत में जाते हैं, खलिहान में काम करने जाते हैं, तो वहाँ हरे हरे पौधे होते हैं जो लहरा रहे होते हैं, जो हमें दिल को बहुत मुतमईन करते हैं, हमारे दिल को बहुत सुकून पहुँचाते हैं। देहात की ज़िंदगी बहुत सादा ज़िंदगी होती है और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होती है। कुदरत से लोग बहुत जुड़े रहते हैं, कुदरत के नज़ारे को देखने का भरपूर मौका मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं देहात की ज़िंदगी कैसी होती है। ऐ शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि देहात के रहने वाले दुनिया का क्या लुत्फ उठाते हैं। सही बात है, शहर के जो आलीशान महल में लोग रहते हैं, लेकिन देहात के जो लुत्फ उठाते हैं देहात के लोग, वो शहर वाले नहीं समझ पाते। तुम एक मंजिल इशरत में हो, आलम की निरंगियाँ तुम्हारी नज़र से बहुत कम गुजरती है। आलम की निरंगियाँ यानी यहाँ जो हमारी हरियाली है, खूबसूरती है, पेड़ पौधे जो खिलखिला रहे हैं, वो सब हम नहीं देख पाते हैं। खुदा ने जो हम लोगों को सिफत जो पैदा की है अपने कुदरत में, वो सब हम नहीं देख पाते हैं। जिस मकाम पर तुम हो, वहाँ सुबह और शाम की मुख्तलिफ कैफियतें भी अपना पूरा पूरा असर नहीं दिखा सकती हैं। शहर में जो लोग हैं, जो सुबह का नज़ारा होता है, सुबह की आबो हवा होती है, जो सुबह का नज़ारा, तो वो नहीं देख सकता है आदमी। शाम की जो नज़ारा है, तो जो सूरज डूब होते हैं, जो लाली होती है, वो भी शहर के लोग नहीं देख पाते हैं। तुम्हें खबर भी नहीं हुई होती कि आफताब कब निकला और कब गुरूब हुआ, हवा किस तरफ की चली और क्या बाहर दिखा गई। मगर गरीब देहात वाले, जिन्हें तुम अक्सर हकारत की नज़र से देखते हो, वह इन अमूर का हर वक्त अंदाज़ा करते रहते हैं। सही बात है, शहर के लोगों को पता ही न चलता कि सूरज किस वक्त निकला, किस वक्त गुरूब हो गया यानी डूब गया, हवा किधर से चली, किधर गई, कैसी हवा चल रही है। लोग तो बस 2 कमरे में बंद रहते हैं। लेकिन जिससे शहर के लोग को हम हकारत की नज़र से यानी नीचे नज़र से देखते हैं, वो हर वक्त इस बात का अंदाज़ा करते हैं कि किस तरह की हवा चल रही है, सुबह कैसी हवा थी, शाम में कैसी हवा थी। हर सुबह इन्हें एक नया लुत्फ देती है और हर शाम से इन्हें एक नई राहत नसीब होती है। नई राहत यानी सुकून मिलता है, दिल को
खुशी मिलती है। गांव के जफाकश रहने वाले यानी मेहनत कश लोग सुबह के तारे हनोज झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उकता चुकते हैं। ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं और बड़े अदब के साथ इन्हें जगाते हैं। सुबह की जो हवा होती है इन्हें बड़े अदब के साथ देहात के लोगों को जगाती है। इस वक्त इनके नाज और बादे सहर के न्याज देखने के काबिल होते हैं, यानी लोग सोए होते हैं और सुबह की हवा क्या होती है, आके उन्हें जगाती है। यानी इनके जो न्याज है, नाजो है, वो देखने के काबिल होती है। सुबह की हवा निहायत शगुफ्तगी के साथ जगाती है, यानी खुशी के साथ जगाती है, और वो नहीं जागते, सिर्फ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं। बादे सहर यूं ही इसरार करती है, यानी बार बार उसे जगाती है, उठाती है। बादे सहर यानी सुबह की हवा के सुबह के नकीब मुर्गान सहर उठते हैं। नकीब यानी ऐलान करते हैं, मुर्गान सहर यानी मुर्गे की अजान जो होती है, उठते हैं और इन्हें उठाते हैं, जगाते हैं। गरीब मेहनत पसंद लोग ताज़ा दम उठ बैठते हैं। अब जो मेहनत पसंद लोग होते हैं गरीब देहात के, उठ बैठते हैं। वक्त की कैफियतों को नहायत गौर से बड़े लुत्फ के साथ देखते हैं। इनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकले, आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे हैं, यानी सुबह सुबह हल्के हल्के तारे नजर आते हैं। उफक मशरिक पर नजर डाली, जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आई जाती थी। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा। अभी उफक किसे कहते हैं? हम जब देखते हैं आसमान की तरफ, तो जहां आसमान और जमीन मिलता हुआ नजर आता है उसे उफक कहते हैं। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा, जो दरख्त नमूदार हो रहे हैं, जो निकले हुए हैं, जिन पर चिड़ियां चहचहा रही हैं। ये समा इन्हें अपनी खूबियां दिखाकर वे खुद करने को था कि उन्होंने अपने दिन के काम को याद किया। अब ये सुबह के नज़ारे देख रहे हैं तो इनको क्या होता है, दिन याद आ जाता है कि आज हमें क्या क्या काम करना है। आगे बढ़े और रात की दबी हुई आग पर गिरी हुई पत्तियां जमा करके आग जलाई। ताप ताप के अफसरदा हाथ पांव को गरमाया। इसके बाद पास के शकिस्ता झोपड़े में जाके बैल खोले। अब जब रात में जो आग जलाते हैं उसमें क्या करते हैं, सूखी पत्तियां फिर से जलाकर हाथ पांव सेकते हैं। फिर क्या करते हैं, झोपड़ी में जाते हैं और अपने बैल खोलते हैं। और ऐन इस वक्त जबकि आफताब की खड़ी खड़ी किरणें मशरक़ी किनारा आसमान से ऊपर को चढ़ती नजर आती है। अब सूरज निकल रहा और उसकी खड़ी किरणें बिल्कुल सामने आ रही हैं। ये लोग लंबे लंबे हलों को कांधे पर रख कर खेत की तरफ रवाना हुए। अब सूरज निकलना शुरू हुआ, उसकी किरणें खड़ी खड़ी नजर आ रही है। तब ये लोग क्या करते हैं, अपना हल बैल लेकर के खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। खेतों के मेंढों पर जा रहे हैं। मेंढो किसे कहते हैं, जो बीच में चलने का रास्ता होता है वो मेंढो कहलाता। और जमीन के फैयाजियों को किस मुसर्रत और खुशी की नजर से देखे जाते हैं। जमीन कितना बड़ा है, कितना वसी है, उसको देखते हैं। चारों तरफ जमीन ही जमीन है और खेत ही खेत है, उसे बड़े मुसर्रत और खुशी से देखते हैं। हरे हरे खेत ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं। और सुबह में जो खेत होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं, यानी एक ओर से दूसरी तरफ हवा के सुर में बह रहे हैं। नजर इस खुशगवार सब्जी पर अजब लुत्फ के साथ खिलती हुई दूर तक चली जाती है। जब आदमी देखना शुरू करता तो कहाँ से कहाँ तक नजर दूर तक चली जाती है। छोटे छोटे पौधे जो खुदा के पास से दुनिया वालों की रोजी लिए आते हैं, किस कदर शगुफ्ता और बशाश नजर आते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, अल्लाह ताला इन्हें क्या करते हैं, इंसान के रोजी के लिए भेजते हैं। और ये बड़े शगुफ्ता और बशाश यानी खुश मिजाज हैं, खुश नजर आ रहे हैं। रात का बुरका उड़ाकर आसमानों ने इन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। रात के अंधेरे से जब निकलते हैं, ये बुरका उड़ाने यानी अंधेरे से जब निकलते हैं काले काले, तो ये क्या होते हैं, और भी खूबसूरत नजर आते हैं। क्योंकि तारों की छांव में इस वक्त इनकी नाजुक और छोटी पत्तियों पर शबनम के मोती झलक रहे हैं। छोटे छोटे पत्ते पर क्या होते हैं, पत्ते पर शबनम के मोती झलक रहे हैं, यानी छोटे छोटे मोती की कतार बिछी हुई है सारे पत्ते पर। और एक आलम जवाहर है जिस पर झिलमिलाते हुए तारों की शुआएं खुदा जाने क्या कैफियत दिखा रहे हैं। अभी जो पत्ते पर शबनम की मोती है, ऐसा मालूम होता आलम जवाहर, यानी जौहर हीरे मोती जड़े हुए हैं हर पत्ते पर।
पूरे दुनिया, आलम यानी पूरे दुनिया के हीरे मोती क्या होते हैं, पूरे खेत के पत्तों पर जड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। इन जफाकशों ने इस वसी मैदान को निहायत शौक से देखा, जो इस वक्त तो सिर्फ इनकी नजर ही को खुश करता है। इन जफाकशों यानी इन मेहनती लोगों ने इस वसी मैदान को यानी पूरे मैदान को शौक से देखा, जो इस वक्त क्या करते हैं, इसकी नज़र को बहुत खुश कर रहे हैं, बहुत खुशी मैसर हो रही है इसकी नज़र को। मगर असल में कुदरत के हदिये और नेचर के तोहफे हर जानदार को इस फैयाजियों से मिलते हैं। और जो ये कुदरत का तोहफा है, हदिया, हदिया माने में क्या होता है, तोहफा, तो नेचर यानी कुदरती तोहफे जो हर जानदार यानी हर इंसान, जानवर और हर मखलूक को मिलते हैं। इसके फैयाज यानी इसका इतना बड़ा दिल है कि हम सबको बराबर मिलता है, हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको मिलते हैं। ये लोग खेतों में पहुंचकर अपनी गफलत पर नादिम हो गए, क्योंकि और लोग इनसे बेशतर पहुंच चुके हैं, बेशतर यानी पहले पहुंच चुके हैं। और भी खेत पर पहुंचने काम करने वाले लोग क्या हुए, पहले पहुंच चुके थे। ये लोग तरोताज़ा खेतों में मुंतशर हो गए। खेत बिल्कुल तरोताज़ा है, साफ सुथरा है, हरियाली है, मुंतशर हो गए यानी फैल गए सब पूरे खेत में काम करने के लिए। आफ्ताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है, खेतों की मेंढों और कुओं के किनारे पर इनका खैर मुकदम किया। आफ्ताब की जो रोशनी आई, किरण आई, तो क्या किया, सबको एक नज़र से देखती है। यानी आफ्ताब की जो रोशनी होती है, जो सूरज की गर्मी होती है, वो दुनिया के लोगों को, गरीब हो अमीर हो, सबको बराबर से उसका हक देती है, यानी उसको सबको बराबर से मिलता है। धूप, उसका छांव, हर चीज़, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ हैं कि नेचर के जज्बात भी इन पर अपना असर नहीं डाल सकते। नेचर का जज्बात यानी कुदरती जज्बात जो है अपना असर नहीं डालती, अपने काम में मसरूफ हो गए, यानी खेती के काम में मसरूफ हो गए। और कुदरत के बहार भी इनकी दिलफरेबी करने से आजिज है। वो हरा हरा सब्जा जार, वो सुहाना समा, वो सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा, वो उजली किरणें ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच कर ले जाया करता है। ये सब जो है, ये सब चीज़ें क्या होती है, जब इंसान शहर से बेजार हो जाता, परेशान हो जाता है, तो क्या करता है, हरा हरा सब्जाजार, सुहाना सवा, सुबह की बहार देखने के लिए क्या करता है, वो कभी कभी चला जाता है शहर से देहात। उजली किरणें ऐसे चीज़ें जिनका शौक अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर कर खींच ले जाया करती है, यानी शहर से वो बाहर जाकर देहात में अपने इस शौक को पूरा करते हैं। बार बार हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से 2-3 कोस तक निकल गए हैं, मगर ये लोग अपने रोजाना के कामों में ऐसे मसरूफ हैं कि इन कैफियतों को आंख उठाकर नहीं देखते। जमीन की इस इस्तेदाद के बढ़ाने में दिलो जान से साई हैं, जो सिर्फ इनके लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए मुफीद है। अभी लोग क्या करते हैं, पूरे दिलो जान से अपने काम में लगे हैं और सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए फायदेमंद है। जान तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। गरीब कम कुव्वत बैल जो शायद रिज़्क़ रसानी आलम की फिक्र में दुबले हो गए हैं, इनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं। बैल भी क्या है, इंसान की फिक्र में दुबले हैं और इनके लिए क्या करते हैं, रिज़्क़ पैदा करने के लिए मार भी खाते हैं और ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं। अपनी मेहनत आसान करने के लिए ये लोग निहायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते जाते हैं और इनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती जाती है। कुओं के किनारे वाले पानी निकाल निकाल कर ज़मीन को सैराब और छोटे छोटे दरख्तों को जिंदा कर रहे हैं। अब कुओं के किनारे लोग क्या करते हैं, पानी निकाल निकाल कर खेत में बहा देते हैं, बिल्कुल नाले की तरह बनाते हैं और वो पानी बहकर पूरे खेत में चला जाता है। जो छोटे छोटे दरख्त क्या होते हैं, जिंदा हो जाते हैं, उन्हें पानी मिलता है। देखो वो किस शौक से इस बात के मुंतजर हैं कि डोल पर आए और उंडेले, और जिस वक्त डोल इनके हाथ में आ जाता है किस जोश के आलम में चिल्ला उठते हैं। पानी इनकी बड़ी दौलत है जिसकी उम्मीद वो आरजूमंद बनकर कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी कुओं की तरफ रुख करते हैं। पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर तो काम ही नहीं हो पाता है। आफ्ताब पूरी बुलंदी पर पहुंचकर नीचे की तरफ माइल होता है। अब क्या है, आफ्ताब पूरी बुलंदी पर पहुंच चुका और नीचे की तरफ मायल है और झुकते झुकते उफक मगरिब के करीब
पहुंचते वक्त बागी आलम की दिलचस्पियों से रुखसत होने के ख्याल में जर्द पड़ जाता है। अब क्या होता है कि आफताब पूरी झुकते झुकते क्या होता है, आगे बढ़ते बढ़ते मगरिब की तरफ पहुंच जाता है और वो रुखसत होने के ख्याल से जर्द पड़ जाता है, यानी थोड़ा पीला पड़ जाता है। जब आफताब सूरज डूबता है तो आप उफक की तरफ नजर करेंगे जहां पर वो डूब रहा है, तो क्या होता है, उसका रंग जर्द पड़ जाता है, यानी हल्का पीला हो जाता है। खुलासा ये कि आफताब की हालत और वजह में इख्तलाफ हो जाते हैं, मगर ये न थकने वाले और धुन के पक्के दहकान एक ही वजह और एक ही सूरत से अपना काम किए जाते हैं। अब जो देहाती लोग हैं, जो खेत में करने वाले लोग, ये लोग नहीं थकने वाले बल्कि धुन के पक्के हैं और एक तरह से अपना काम में लगे रहते हैं। कि ना मेहनत उन्हें थकाती है और ना मशक्क़त उन्हें मांदा करती है, मांदा यानी मायूस नहीं करती है उन्हें, और ना उसने रोकती है। ना धूप से परेशान होते हैं, ना काम करने से उकताते हैं। अलगर आफताब गुरूब होता है, दिन इनसे रुखसत होता है और ये शाम की दिलफरेब कैफियतों का लुत्फ बखूबी देख कर ये उम्मीद लगाकर कि कल खेतों को आज से ज़्यादा तरोताज़ा पाएंगे, अपने खेतों से रुखसत होते हैं। अभी लोग शाम में क्या होते हैं, वापस होते हैं और सोचते हैं कि कल और ज़्यादा काम करेंगे। खुश खुश इस कच्चे और कम हैसियत घर में आते हैं, जो उनके कच्चे मकान है और कम हैसियत के उसमें घर में आते हैं, जिसे हम निहायत जिल्लत की निगाह से देखा करते हैं, जिसे शहर के लोग क्या होते हैं, नीचे निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं। बीबी गरीबी का खाना और फसल के मुनासिब ग़िज़ा उनके सामने लाकर रख देती है। अब उनके जो घर की बीवियां हैं वो क्या करती हैं, गरीबी का खाना बनाती है, जो उनके फसल के मुताबिक जो भी अनाज घर में होता है वही बनाती है और उनके सामने लाकर रख देती हैं और तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा करके खाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत खुदा का शुक्र करने वाले होते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये खाना खाते हैं और दूसरे दिन की मेहनत का ख्याल करके अपने तई सवेरे ही सुला देते हैं, यानी अपने आप को सवेरे सुला देते हैं कि कल फिर काम है और कल जल्द उठना है। ये वो वक्त है जिस वक्त शहरों के पहर दिन चढ़े तक। अब ये वक्त क्या होता है, शहर में तो दिन चढ़ता है। सोने वाले सियाकार अपनी शर्मनाक जिंदगी के बुरे नमूने दिखाने के लिए जागते हैं। शहर के लोग इस वक्त क्या करते हैं, जागते हैं। जाहिद नमाज इशा पढ़ के सो चुका है, बेफिक्रे गप्पे उड़ा रहे हैं। शहर के लोग तो इस वक्त जागते हैं अपनी शर्मनाक हरकत करने के लिए, लेकिन क्या होते हैं, गांव के लोग जो है अपना नमाज इशा पढ़ के सो जाते हैं। जो लोग बेफिक्र हैं वो गप्पे उड़ा रहे हैं। शोरा मजमून आफरीनी के फिक्रे में हैं। शोरा लोग यानी शायर लोग अपने मजमून के फिक्रे में है कि क्या शेर लिखना है, उसी फिक्र में। उमरा के महलों में खाने के अहतमाम है, यानी अमीर लोगों के महलों में क्या है, खाने के अहतमाम हो रहा। बच्चे कहानियां सुन रहे हैं, तुलबा किताब पर झुके हुए हैं। महकश वो प्यास बुझा रहे हैं जो कम वक्त नहीं बुझती है, यानी शराब पीने वाले क्या होते हैं, अपने प्यास बुझा रहे हैं जो कभी बुझती ही नहीं है। स्याकार बदकारी के धुन में शहर की सड़कें और गलियां छान रहे हैं। जफाकश अजीब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं, यानी जफाकश जो मेहनती लोग हैं वो लोग तो अपने नींद में हैं और मीठी नींद सो रहे हैं ताकि तड़के आंख खुले। तड़के यानी सुबह सवेरे। ये पिछला इत्मीनान और ये सच्ची आसाइश बेशक सदक़े काबिल हैं। ये जो गांव के लोगों के इत्मीनान है और सच्ची आसाइश है, यानी जो जिंदगी की सच्ची आसाइश है वो उन्हीं को नसीब होती है, गांव वालों को, जो मेहनत करके इत्मीनान की नींद सो जाते हैं। गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागाह होता है। गांव के लोग ही कुदरत का सही नमूना देखते हैं। जो सही कुदरती जो नेचर है वो गांव के लोग ही देखते हैं और उसे महसूस करते हैं। वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिलफरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ऐ शहर के नाजुक ख्याल और चाबुक दस्त कारीगर। अब शहर में जो गए हुए हैं कारीगर हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, चाबुक दस्त कारीगर यानी जो हुनरमंद है, वहां तुम्हारी सन्नाइयों की बिल्कुल कदर नहीं है। तो तुम्हारे शहर में जो है तुम्हारी कारीगरी, सन्नाइयों यानी कारीगरी की कदर नहीं। वहां सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है और खुदा की फयाजियां बड़ी कामयाबी और निहायत शौक के साथ पसंद की जाती हैं। इनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है। वो बहुत थोड़े अरसा में खुश हो जाते हैं और अदना मुसर्रत इनकी दिलफरेबी के लिए काफ़ी नहीं होता। छोटी मोटी खुशी से ये लोग खुश नहीं होते हैं, अदना मुसर्रत से ये लोग खुश नहीं होते हैं। वो लहलहाते हुए सब्जाजार
जिन्हें वो रोज सुबह व शाम आते जाते वक्त देखा करते हैं, इनके मसरूर कर देने के लिए बहुत काफ़ी हैं। वो बहुत तरोताज़ा खेत जिनसे ज़्यादा पैदावार की उम्मीद है, इनकी खुशी को एतदाल से ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। देहात का चौधरी अगरचे इसकी हुकूमत चंद कच्चे और टूटे फूटे मकानों और एक वसी मैदान पर महदूद है, मगर अपने हलका का पूरा बादशाह है। इसके आगे वहां की मुख्तसर आबादी में हर एक का सर झुक जाता है। अब देहात को जो चौधरी होता है, थोड़े ही से लोगों के ऊपर हुकूमत करता है, लेकिन वहां का पूरे हलके का अपने बादशाह होता है और सब लोग उसे झुककर ताजीम करते हैं उसका। इसके राज को हर शख्स बला अजर तस्लीम कर लेता है। इसके फैसलों की कहीं अपील भी नहीं होती, मगर बावजूद इस हुकूमत के देखो वो किस तकल्लुफी से अपने मकान के दरवाजे पर बैठा है। इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह लेकिन अपने दरवाजे पर आराम से बैठा है। दुनियावी पुरतकल्लुफ फर्श की जरूरत नहीं, मेज कुर्सी को वह नापसंद करता है। कुदरत के सादे फर्श और खुदा की जमीन पर इसका दरबार लगा हुआ है। कुदरत के जो सादे फर्श हैं, जो जमीन है, उसी पर उसका दरबार लगा हुआ। वो अपने मातहतों के अपने रुतबा के करीब ही समझता है। जो उसके मातहत हैं, जो उसके इसमें अंडर में आते हैं, वो लोग क्या समझता है? अपने बराबरी में समझता है, उसे नीचा नहीं समझता है। इसलिए ना वो किसी मुकाम पर बैठता है और ना गाँव वाले किसी जिल्लत की जगह पर बैठते हैं। बस ये हालत है कि अगर इज्जत है तो सबकी। इसके घर में भी वही सामान और फर्नीचर है जो इसके मातहतों के घर में है। प्याल इसका नर्म और आरामदह बिछौना है। कच्ची मगर साफ और लिपी हुई कोठरियां इसकी ख्वाबगाह हैं। जफाकश और घर गिरस्त बहू बेटियों के हाथ पांव इसके खादिम हैं। कोठरियों में भरा हुआ गल्ला इसकी दौलत है। चंद दुबले और लागर मवेशी इसका कीमती सरमाया है। एक कम हैसियत मकान इसकी कोठी है और इर्द गिर्द के खेत और आसपास का सब्जाजार इसका जाफिजा बाग है। गांव वालों की ये बात किस कदर काबिल जिक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर हैं। इनकी किफ़ायत शारी की ज़िंदगी की सफाई और इत्मीनान से गुजरती है। किफ़ायत शारी यानी कम खर्च में भी ये लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इत्मीनान से इनकी ज़िंदगी गुजरती है। इनकी फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम है। वो हमारे रुपया पैसा के भी मोहताज नहीं। हमारा सिक्का भी इनमें बहुत कम मुरवज है, क्योंकि इनकी नज़र हर वक्त रज़्ज़ाक़ मुतलक़ की तरफ लगी होती है। रज़्ज़ाक़ मुतलक़ यानी खुदा जिसे रिज़्क़ देने का पूरा हक़ है। वो सिर्फ उसी से उम्मीद लगाए बैठता है, सिर्फ अपने खुदा की तरफ लौ लगाए रहता है। इसलिए वो खुदा की बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं। गल्ला और अनाज इनका सिक्का है। दुनिया की हर चीज़ जो इनकी ज़रूरतें रफ़ा कर सकती हैं, गल्ला के औज़ में इनको बआसानी और बकिफ़ायत मिल सकती है। ये लोग जो गल्ला पैदा करते हैं, इसी से इनकी सारी आसाइश पूरी हो जाती है। वो घास फूस को बिछाकर सो जाते हैं और इसी में इन्हें आराम मिलता है। गरीब देहातों की ये बात इस काबिल है कि हम इनसे एक कारआमद सबक लें। इत्तफाक इनकी क़ुव्वत है और बाहिमी हमदर्दी इनका हथियार है। इत्तफाक यानी मिलजुल कर रहना ही इनकी क़ुव्वत है और एक दूसरे से हमदर्दी जताना ही इनका हथियार है। इफलास और आफात समावी भी कभी इनकी दुश्मन हो जाती है, मगर वो इस हथियार को लेकर उठते हैं और कामयाब होते हैं। आफात समावी यानी आसमान से आसमानी आफत भी कभी कभी आती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने मिलजुल कर काम करते हैं, इत्तफाक से मिलकर रहते हैं, तो इसमें भी कामयाब होते हैं। खेतों में पानी पहुंचाते वक्त वो वहाँ एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। खेतों में बीज डालते वक्त वो एक दूसरे को गल्ला कर्ज दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आलम की फिक्र अपने सर लेते हैं, यानी पूरी दुनिया की इनको फिक्र है कि हम जब गल्ला उगाएंगे, जब अनाज उगाएंगे, तभी सारे लोग खाएंगे और सबके लोगों की पेट भरेगी। दुनिया भर के लिए खुद मुसीबत में फंसते हैं। हम बेफिक्र हैं और अपने इगराज और बकाए ज़िंदगी के असबाब भूले हुए हैं, मगर हमारी तरफ से इस काम को वो पूरा करते हैं। हम अपने ज़िंदगी के सबब को भूले हुए हैं, लेकिन वो गरीब देहाती लोग हमारे सारे असबाब को पूरा करते हैं। इस जफाकशी के इनाम में खुदा की तरफ से इन्हें जो कुछ मिलता है, इनमें से खुद बहुत कम लेते हैं और सब हमारे हवाले कर देते हैं। अब इस मेहनत के लिए जब जफाकशी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो खुदा की तरफ से जो भी इन्हें मिलता है, खेत में जो भी उगता है, वो क्या करते हैं? कम लेते हैं। गल्ला अनाज बहुत कम लेते हैं और सब हमारे हवाले यानी शहर के हवाले कर देते हैं, शहर के लोगों के हवाले कर देते हैं।
एक किसान की जिंदगी पर गौर करो, इसकी सालाना मेहनत व मशक्कत का अंदाजा करो कि किस तरह जान तोड़ कर और अपने तई मिटा मिटा कर जफाकशी पर तुला रहता है। सही बात है, एक किसान जो है कितना मेहनत करता है। अगर उसकी जिंदगी पर हम गौर करें तो इसकी मेहनत मशक्कत, सुबह 4 बजे भोर से उठकर वो खेत में चला जाता है और दिन भर काम करता है, या सर्दी की ठंडी हवा हो या गर्मी की धूप हो, जलती हुई धूप हो, उसमें भी वो दिन भर काम करता है। और इस मेहनत कश पर भी क्या करता है, वो सारा गल्ला अनाज शहर के लोगों के हवाले कर देता है। और इसके बाद ये गौर करो कि वे किस लिए इस मुसीबत में पड़ता है, तो मालूम होगा कि वो दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द और हुब्बे मुल्क है, यानी मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, और दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है। इसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है। बेशक वो सारी दुनिया के लिए ये मेहनत करता है, और उससे ज्यादा नूए इंसान का दोस्त दुनिया भर में ना मिलेगा। एक किसान जो है वो पूरी दुनिया के लिए मेहनत करता है, और किसान से बढ़कर नूए इंसान यानी इंसान का दोस्त और कोई नहीं है दुनिया भर में। इंसान का सच्चा और हमदर्द किसान से बढ़कर कोई नहीं है। ऐ हमदर्दी कौम का लफ्ज बार बार जबान पर डालने वालों, अगर अपनी कोशिश का कुछ नतीजा देखना चाहते हो तो इन गरीब जफाकश दहकानों की पैरवी करो, जो खेत में काम करने वाले, जो मेहनत कश लोग हैं, इनकी पैरवी करो। कौम की खेती रोज बरोज कमला जाती है और चंद रोज में बिल्कुल सूख जाएगी। तुम्हारा फर्ज है कि जल्द उठो और जिस तरह हो सके अपनी राहत बेच बेच कर इन खेतों में पानी पहुंचाओ। कौमी खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहोगे। और जो हमारी कौमी खेत के पौधे, जो हमारी मौजूदा नस्ल है, अगर इसको हम नहीं संभाल पाए और अपने मौजूदा नस्ल को तरक्की नहीं दे सके और अपनी खेत की रखवाली नहीं कर सके तो हम कहीं की नहीं रहेंगे। ये मजमून बहुत ही अच्छी मजमून है, समझने वाली है और इंसान के दिल को सच्ची इंसानियत पहुंचाने वाली है। और ये मजमून अब्दुल हलीम शरर की लिखी हुई है। इनकी हमने हालात जिंदगी पढ़ी है। अब आइए लफ्ज और माने पढ़ते हैं। इशरत माने होता है ऐश, निरंगी हैरत पैदा करने की कुव्वत, वो सिफत जिसे लोग ताज्जुब या फिक्र में पड़ जाएं। खुदा की जो कुदरत है वो हमें देखकर वाकई हम लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हकारत इज्जत की निगाह से ना देखना, अमूर अमर की जमा यानी काम की बातें। हदिया यानी तोहफा, जफाकशी यानी मेहनत, लोग मेहनती। हनोज अब तक, बादे सहर यानी सुबह की हवा, नकीब यानी ऐलान करने वाला और नमूदार यानी जाहिर नुमाया। समा मंजर, अफसरदा यानी उदास होना, फयाजी दरिया दिली सखावत, बशाश यानी खुश रहना। शुआएं किरने को कहते हैं। मुंतशर यानी फैला हुआ बिखरा हुआ, वहशत यानी घबराहट दीवानगी, इस्तेदाद यानी अहलियत लियाकत, रिज़्क़ रसानी यानी रोजी पहुंचाने वाला। उफ़क़ वो जगह जहां जमीन आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। उफ़क़ मैंने आपको पहले ही बताया है, वो जगह जहां जमीन व आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। वज़ा यानी शक्ल बनावट। मांदा थका हुआ, मैकश शराबी, चाबुकदस्त यानी मुश्ताक हुनरमंद, और सन्नाई यानी कारीगरी। बसीत फैला हुआ, मरवज राय जिसका चलन हो। आफाते समावी यानी आसमानी बलाएं, बका यानी बाकी रहने वाला। रज़्ज़ाक़ी मुतलक, खुदा जिसे रिज़्क़ देने का पूरा हक है, खुदा ही है जो हमें रिज़्क़ पहुंचाता है। ज़ियाफ़त यानी दावत। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। शहरी जिंदगी के मुकाबले गांव की जिंदगी माहौलियाती आलूदगी से पाक है। माहौलियाती आलूदगी यानी यहाँ का माहौलियाती आलूदगी यानी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या होता है, पाक होती है, यानी हवा जो गांव की होती है वो साफ सुथरी होती है, और शहर की हवा क्या होती है, गंदी हवा होती है। जैसे अभी दिल्ली की हवा बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत गंदी हवा है जो हमें सांस लेने में बहुत नुकसान करती है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर फितरी माहौल में जिंदगी बसर करते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, फितरी यानी कुदरती माहौल में जिंदगी बसर करते हैं। देहात के माहौल में फितरत अपनी तमाम तर खूबियों के साथ जलवागर नजर आती है। सादगी, जफाकशी, इंसानी हमदर्दी, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा देही जिंदगी की अहम खुसूसियात हैं। किसान दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए सख्त मेहनत व मशक्कत करते हैं,
बल्कि मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार होता है। आइए आप सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब सारे मैंने कर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्जाम की तैयारी में मुश्किल। आइए अब देहात की जिंदगी का खुलासा पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को खुलासा भी आता है, इसलिए मैंने इसमें 9वीं क्लास की जमात में जो पढ़ा रही हूँ उसमें सारे चैप्टर का खुलासा भी बता दे रही हूँ। अब्दुल हलीम शरर ने अपने इस मुख्तसर मजमून में देहात और शहरी जिंदगी का तकाबुल किया है। वो शहर यानी मुकाबला किया है, एक दूसरे के बारे में बताया है। वो शहर के आली शान महलों में रहने वालों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम इस बात से बेखबर हो कि देहात के लोग जिस तरह कुदरत की एक एक चीज से लुत्फ अंदोज होते हैं वो तुम्हें हासिल नहीं है। गांव के जफाकश लोग सुबह सवेरे बेदार होकर हल बैल लेकर खेतों में चले जाते हैं। सर्दी हो या गर्मी वो काम में लग जाते हैं। अपने लहलहाते खेतों को देखते हैं और खुश होते हैं और आफताब की पहली किरणों के साथ ही अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। कुदरत की बहार और दिलफरेबी से बेनियाज हरे हरे सब्जाजार, सुहाना समा, सुबह की बहार, तरोताज़ा उजली किरणें जिस पर शहर वाले जान देते हैं, इन्हें मुतासिर नहीं करते। ये लोग अपनी रोजाना के कामों में मसरूफ रहते हैं। वो जमीन को जोतते हैं, काबिल काश्त बनाते हैं, अनाज बोते हैं, खेती की सिंचाई करते हैं। सुबह से शाम तक ये किसान अपने काम में लगे रहते हैं। ये ना काम से उकताते हैं और ना थकते हैं। सूरज गुरूब होने पर ये लोग घरों को वापस आते हैं। अपने कच्चे घरों में जिन्हें हम शहर वाले हकारत से देखते हैं, बीवी सादा सा खाना इनके सामने रख देती है और वो सब्र शुक्र से खा पी कर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दूसरे दिन मेहनत के ख्याल से जल्द सो जाते हैं। जिस वक्त शहर के लोग गुनाहों की रंगीनी में डूबे हुए होते हैं, जाहिद इबादत में मसरूफ होते हैं, शोरा फिक्र सुखन में लगे होते हैं, अमीर महलों में अनवा व अक़साम के खाने खाने में मसरूफ होते हैं, तुलबा मुताले में मशगूल होते हैं, मैं खार शराब नोशी में, सियाकार बदकारी में, शहर में आवारा गर्दी करते नजर आते हैं। ये जफाकश लोग मीठी नींद सो रहे होते हैं। गांव में कुदरत की सन्नाई नजर आती है। ऐ शहर के नाजुक ख्याल और चाबुक दस्त कारीगर, वहां तुम्हारी कारीगरी नहीं चलेगी। कुदरत की कारीगरी के आगे तुम्हारी कारीगरी हीच है। वहां सिर्फ कुदरत की कारीगरी ही कदर है। देहात के लोग कुदरत के नज़ारों से खुश हो जाते हैं। देहात का चौधरी बहुत बाअसर होता है। वही इन तमाम लोगों के झगड़ों का फैसला करता है। वही गांव के जमीन पर पंचायत में फैसले करते हैं। गांव वालों की जिंदगी बहुत सादा है। वो किफायत शारी से जिंदगी गुजारते हैं। कच्ची मगर साफ और लिपी हुई कोठरियों पे रहते हैं। बहू बेटियां इनके हाथ पांव हैं। कोठरियों में भरा गल्ला इनकी दौलत है। चंद कमजोर मवेशी इसका कीमती सरमाया है। गरीब किसानों की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। इत्तफाक इनकी कुव्वत है और आपसी हमदर्दी इनका हथियार है। कुदरती आफात कभी इनकी दुश्मन बन जाती है मगर वो हिम्मत नहीं हारते। आखिर में कौम के लोग को खिताब करते हुए कहते हैं कि इनकी जिंदगी से सबक लो, इनकी तकलीद करो, यकजहती पर अमल करो और अपनी कौम की खेती को सूखने ना दो। कौम के खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहोगे। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल एक है, देहात के रहने वाले जिंदगी का क्या लुत्फ उठाते हैं? जवाब लिखेंगे, देहात के रहने वालों को हर सुबह एक नया लुत्फ मिलता है और हर शाम एक नई राहत देती है। इनके फिक्रें होती हैं कि इनकी किफायत शारी की जिंदगी सफाई और इत्मीनान से गुजरती है। कुदरत की सच्ची जलवाहगा के हसीन मनाजिर इनमें ताजगी, फरहत और इनबिसात पैदा करते हैं। सवाल 2 है, शहर के मुकाबले में गांव की जिंदगी किस तरह मुख्तलिफ होती है? जवाब लिखेंगे, शहरी जिंदगी के मुकाबले गांव की जिंदगी माहौलियाती आलूदगी से पाक होती है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ताज़ा हवा, साफ पानी, कुदरत के हसीन मनाजिर हर दम निगाहों के सामने। फिक्रे महदूद, ज़रूरियात थोड़ी। इनके मुकाबले शहर के लोग माहौलियाती आलूदगी में असीर फिक्रात के दायरे में घिरे नजर आते हैं। सवाल 3 है, देही जिंदगी की वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वाबिस्ता है? तो जवाब लिखेंगे, देही जिंदगी की सादगी, जफाकशी,
इंसानी हमदर्दी, आपसी भाईचारा, बाहमी हमदर्दी और आपसी ताउन ऐसी खुसूसियात हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वाबिस्ता है। आइए देखते हैं सवाल 4। इस सबक में मुसन्निफ ने किसान की जिंदगी के किन पहलुओं पर गौर करने का मशवरा दिया है? तो जवाब लिखेंगे, इस सबक में मुसन्निफ ने किसान की जिंदगी के जिन पहलुओं पर गौर करने का मशवरा दिया है, इनमें इसकी मेहनत, मशक्क़त, इसार, हमदर्दी, हब्बुल वतनी और इंसानी दोस्ती के जज्बे पर गौर करने का मशवरा दिया है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं अमली सरगर्मियाँ क्या क्या हैं, वो हम बताते हैं आपको। गाँव की जिंदगी पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो ये आप कर लेंगे, ये मैंने पूरा दिखा दिया है। आइए पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एक ज़राअती मुल्क है। इसकी बेशतर आबादी देहात ही में रहती है और ज़राअत से अपनी रोज़ी हासिल करती है। यहाँ के लोग शहर की माहौलियाती आलूदगी और मसनूई फ़िज़ा और मकरो फ़रेब की दुनिया से दूर फितरत के आगोश में कच्चे पक्के मकान या झोपड़े बनाकर रहते हैं। सुबह उठते ही कुदरत के हसीन नज़ारे इनका इस्तकबाल करते हैं। गाँव में ना पक्की सड़कें होती हैं, ना ट्रैफिक का शोर। हाँ, परिंदों के मीठे सुर, नदियों का तरन्नुम, झरनों की नगमगी, परिंदों की चहचहाट, बाद सहरी के हसीन झोंके, चारों तरफ फैले सब्जाजार, कतार अंदर कतार बिखरे हुए खेत, खेतों से गुजरती बलखाती बटिया, खेतों में खिलते सरसों के पीले फूल, हरे हरे पौधे, कच्ची पर चलती इक्का दुक्का बैलगाड़ियाँ, खेतों में हल चलाते किसान, शाम को हर फिक्र से आज़ाद चौपाल पर जमा ये मासूम और मजलूम किसान खुशगप्पियों में मसरूफ। कच्चे मकानों में रहने वाले ये देहाती मादी वसाइल से महरूम हैं, लेकिन इन्हें कुदरत ने अपनी बेपनाह फयाजियों से नवाजा है। साफ हवा, साफ और शफाफ पानी, ताज़ा सब्जियां, अच्छे फल, अच्छा अनाज, अच्छी दालें, खालिस तेल, हर चीज़ मिलावट से पाक, बीमारियों से दूर। ये लोग बड़े किफायतशारी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गाँव के लोग में खुलूस है, हमदर्दी है, इसार का जज्बा है, वतन परस्ती है और सबसे बड़ी बात इनमें इंसानी दोस्ती का जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद है। हमारे मुल्क की मशीयत में देहात की हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। अगर हम कौम और मुल्क की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें अपने देहात पर तवज्जो देना होगी। सवाल 2 है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। अब इतने सारे अल्फाज दिए हुए हैं, जो वाहिद है इनका जमा लिखेंगे और जो जमा है इनका वाहिद लिखेंगे। यहाँ पे वाहिद और जमा के खाने बने हुए हैं। वाहिद में वाहिद लिखा हुआ और जमा में जमा लिखा हुआ। मंजिल का मनाजिल, खादिम का खद्दाम, अमर का जमा अमूर, आफत का आफात, तोहफा का तहाइफ, सबब का असबाब और अमीर का उमरा, किताब का कुतुब, गर्ज का इगराज और गरीब का गुरबा। अब आइए देखते हैं, दर्ज ज़ैल इबारत का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए और सयाक़ व सबाक़ भी दीजिए। अब आपको बताना है कि इसमें क्या बताया गया। पहले आपको एक छोटा सा मजमून छोटा दे दिया जाएगा आपके सबक से और इसमें बताना है। गाँव वालों की ये बात किस कदर काबिल ज़िक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर हैं। इनकी किफ़ायतशारी की ज़िंदगी किस सफाई और इत्मीनान से गुजरती है। इनकी फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम हैं। वो हमारे रुपये पैसे के भी मुताहज नहीं, हमारे सिक्का भी इनमें बहुत कम मुरव्वज है, क्योंकि इनकी नज़र हर वक्त रज़्ज़ाक़ मुतलक़ की तरफ लगी रहती है। इसलिए वो खुदा के बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम लेते हैं। अब इसके बारे में लिखें कि ये जो मजमून है, छोटा सा हिस्सा, ये कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है। तो जवाब लिखेंगे, सयाक़ व सबाक़ यानी सबाक़ का नाम क्या है, देहात की ज़िंदगी, और मुसन्निफ इसके कौन है, अब्दुल हलीम शरर है। अगर आप पूरा सबक अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको एक एक सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। हमने कई बार बताया है कि इसके मुसन्निफ अब्दुल हलीम शरर है और कहानी का नाम, मजमून का नाम देहात की ज़िंदगी है। अब तफ़हीम इबारत यानी इबारत का जो मफ़हूम है वो क्या है, मानी क्या है। गाँव के लोग बहुत ही सादा और इत्मीनान ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी बनिस्बत इनकी ज़रूरतें भी कम हैं और फ़िक्रें भी कम हैं और इन्हें हमारी तरह रुपये पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपना तमाम तर लेन देन अनाज ही के ज़रिया कर लेते हैं। उनका जो भी लेन देन होता है वो अनाज देकर कुछ सामान खरीद लेते हैं। अनाज देकर कोई ज़रूरत का सामान हो, लेना हो किसी से, तो वो ले लेते हैं।
मुराद यही है कि वो अनाज के बदले अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें खरीद लेते हैं, यानी वो बेटर सिस्टम पर अमल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? बैटर सिस्टम पर अमल करते हैं। बैटर सिस्टम मतलब होता है एक सामान देकर उसके बदले हम दूसरा सामान ले लें। जैसे एक सामान से बदलकर हम दूसरा सामान ले सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों सारा आपका काम कंप्लीट हो गया। सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए, सबक समझा दिए और वाही जमा सब हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।